हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के मिक्स क्वेश्चन। ये जो क्लासेस चल रही हैं, कल की वीडियो में भी हम लोगों ने सीडीपी के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसमें भी हम लोग मिक्स क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। इससे ये हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड साथ ही साथ आपको ये समझ में आ जाएगा कि सीडीपी आपकी जो है वो कहाँ तक स्ट्रांग हो चुकी है, आपको अभी कितने टॉपिक पे मेहनत करने की ज़रूरत है और कैसी आपकी जो प्रिपरेशन है सीडीपी की वो कैसी है। ठीक है, तो एक मॉक टेस्ट की तरह आप इसको ले सकते हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, हर टॉपिक से इंक्लूड किए गए हैं। तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कितना आपका हुआ। इसमें 30 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि सीडीपी में आपके 30 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो 30 ऑफ आप कितने लेके आए हैं, आपके कितना स्कोर बन रहा है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। साथ में आपको जो 5 बजे क्लास मिलती है, उसमें हम सोशल साइंस यानी एसएसटी कवर कर रहे हैं। 6 और 7 यानी 6 एंड 7 की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 8 की हिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी चैप्टर 1 हो चुका है। ठीक है, बीपीएससी की भी आपको क्लासेस मिलती हैं, वो आपको क्लास 2 बजे मिलती है, उसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इसलिए दी, अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जीके जीएस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अगर आप सीटेड का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको 3 बजे वाली क्लास भी ज्वाइन करनी, साथ ही साथ 5 बजे वाली भी क्लास ज्वाइन करनी है। यहाँ से आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है। इसमें जो बात कही गई, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस फॉलोअर्स द प्रिंसिपल ऑफ, यानी बच्चों का विकास जो है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है, यानी फॉलो किसको कर रहा है। तो एक रूपता को कर रहा है, या फिर एक आयामी हो गया, फिर रेखिकता का हो गया, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं हो गई। तो जो डेवलपमेंट होता है वो किसको फॉलो कर रहा होता है, इसमें आपका हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। जो व्यक्ति है जिसका विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो सभी का हर क्षेत्र में अलग अलग है और सभी की व्यक्तिगत भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। अगर मान लीजिए 2 अगर जुड़वा बच्चे भी हुए हैं, वो भी बच्चे अलग अलग होंगे, उनकी भी थिंकिंग अलग अलग होगी, वो उनकी भी सोचने समझने की क्षमताएं हैं जो अलग होंगी, बातचीत करने का तरीका भी अलग होगा। तो हर व्यक्ति जो होते हैं वो विकास जो अनुसरण कर रहा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आदर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। जो आपका अभी 2024 में ही 21 जनवरी 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था 21 जनवरी को, उसमें आदर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी टाइम लेते हैं। इसमें ये रहता है कि पहले आपको आदर्शन देखना है, यानी जो कथन दिया है वो देखना है, फिर उसका रीजन देखना है कि इसका रीजन सही है यानी, फिर देखना ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है यानी सही से व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसमें टाइम लग जाता है। ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छी खासी, तभी आपका सीटेट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये हम लोग देख लेते हैं। एक बच्चे की शारीरिक विकास की दिशा है पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है, यानी जब जन्म होता है तो पूरी तरह से डिसाइड कर दिया जाता है कि बच्चे का विकास जो शरीर डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, कितना होगा। अब जो तर्क दिया गया है, केवल आनुवंशिकता ही ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है, यानी सिर्फ हेरिडिटी ही है जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, सिर्फ हेरिडिटी से, इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं है। तो ये कहना गलत होगा कि जब तक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों नहीं मिलेंगे तब तक बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सिर्फ आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी है तो और आपका जन्म हो, आप जंगल में छोड़ दिए जाओ, तो क्या आपका डेवलपमेंट हो जाएगा? डेवलपमेंट आपका अच्छा नहीं होगा। तो हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी जरूरी है, तभी जाके आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये जो तर्क दिया है वो गलत है। साथ ही साथ जो आदर्शन है वो भी आपका गलत है, क्योंकि इसमें बात कही जा रही है एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से, यानी बच्चे का जन्म हुआ है और आपने डिसाइड कर लिया कि बच्चे का जो शारीरिक यानी फिजिकल जो उसका डेवलपमेंट है वो कितना होगा। तो ये कहना गलत है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म के टाइम ही नहीं बता दोगे आप ये 6 फुट का होगा या 4 फुट का होगा, ऐसा तो नहीं होता है। ये भी नहीं कोई बता देगा कि हाँ इसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये भी कहना गलत होगा। तो आदर्शन और रीजन दोनों गलत है इसमें के। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मध्य बाल अवस्था के दौरान डैश डैश जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन डैश डैश जो कि सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें बात ये की जा रही है कि मध्य बाल अवस्था के दौरान डैश डैश जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, यानी जो प्राइमरी एजेंसी है, उसके साथ ही साथ भूमिका निभाता है, लेकिन डैश डैश जो सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका, यानी जो सोशलाइजेशन की फर्स्ट एजेंसी है और साथ ही साथ जो सेकेंडरी एजेंसी है, वो दोनों की भूमिकाएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, फर्स्ट में आपका आ जाएगा फैमिली और सेकंड में आपका आ जाएगा प्री एंड मीडिया। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात की जा रही सामाजिक मध्य बाल्यावस्था के दौरान तो परिवार, यानी जब जन्म लेता है बच्चा तो जन्म के बाद सबसे पहले वो परिवार में आता है, यानी फैमिली में सबसे पहले उस फैमिली के संपर्क में आता है, तो फैमिली के लोग उसके प्रथम एजेंसी हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ आता है, यानी जो उसके फ्रेंड होते हैं उनके साथ वो खेलना शुरू करता है, फिर उसके मीडिया, तो ये सेकेंडरी एजेंसी आ जाता है, लेकिन फर्स्ट एजेंसी जो होती है वो परिवार ही होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता जो है वो विकसित कर लेते हैं, यानी अब्स्ट्रैक्ट जो रीजनिंग है वो बच्चों में आ जाती है। एज पर जीन पियाजे चिल्ड्रंस एक्वायर द एबिलिटी टू परफॉर्म अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन, तो यानी जो बच्चे होते हैं अमूर्त तर्क, यानी जो उनके सामने नहीं भी है वो भी वो तर्क करना, वो कल्पनाएं करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए बच्चा अगर घर में है तब भी वो स्कूल के बारे में कल्पना कर रहा है, तो ये जो आती है स्टेज होती है, ये कौन सी स्टेज बताई गई है जीन पियाजे के अनुसार? तो सेंसरी मोटर आपका जन्म से 2 वर्ष होता है, इसमें बच्चा कोई कल्पना नहीं कर पा रहा हो, तो अपने सेंस का प्रयोग करके ही सीख रहा होता है। फिर आ जाता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये इसकी जो एज बताई गई है जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष बताई गई। इसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं पाता है, यानी जो कुछ भी है वो अपने बारे में सोच रहा था, उसको टाइम से खाना चाहिए, उसको जो खिलौने चाहिए मिले, बाकी क्या आसपास चल रहा है, कैसा माहौल है, उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता है। फिर आ जाता है आपका जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चे के सामने जो है वस्तु वो उसके बारे में तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसकी जो उम्र बताई गई है 7 से 11 वर्ष है। अब आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये जो होती है 11 से 15 वर्ष की उम्र में बताई गई है इसकी स्टेज। तो ये जो स्टेजेस हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बात इसमें ये की गई है कि जीन पियाजे के अनुसार ये कहा गया है कि जब बच्चा इस स्टेज में पहुंचता है तो वो कल्पनाएं करना स्टार्ट कर देता है, यानी अमूर्त तर्क उसमें आ जाते हैं कि जो वस्तु उसके सामने नहीं भी है उसके बारे में भी वो तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट अगर थिंकिंग आ जाए, रीजनिंग आ जाए, तो आप इसी के साथ जाइएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसी के अंतर्गत ये आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, यानी दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की जो अनुभव करने की जो दृष्टि है और देखने की जो दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, यानी दूसरे के जो पर्सपेक्टिव को आप अपनी दृष्टिकोण से अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यह जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाएगी? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, अनुकूलन कहलाएगी या फिर आत्म केंद्रिता कहलाएगी या जीवनवाद कहलाएगी या संतुलीकरण कहलाएगी? तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्म केंद्रिता कहलाएगी, यानी आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें ये हो जाएगा कि ये जो स्टेज बताई गई है जीन पियाजे के अनुसार, ये स्टेज दूसरी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है, यानी बच्चा दुनिया में क्या हो रहा है, उसके घर में कैसा माहौल है, आस पड़ोस कैसा माहौल है, बच्चा उससे कोई मतलब नहीं रखता है, उसको अपने आप से मतलब है। मान लीजिए अगर पिताजी ऑफिस से आए हुए हैं और ऑफिस से वो निकाल दिए गए, ऑफिस में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, अगर बच्चे ने मॉर्निंग में कहा था कि आप मेरे लिए खिलौना लेके आइएगा, फिर मेरे लिए चॉकलेट लेके आइएगा, अगर अब पिताजी नहीं लाए हैं क्योंकि वो परेशान है,
तो बच्चा जिद करेगा कि आप ये क्यों नहीं लेके आए। उससे ये मतलब नहीं है कि पिताजी का मूड खराब है या वो परेशान है या जॉब से निकाल दिए गए, उससे इसका कोई मतलब नहीं। तो इस स्टेज में बच्चा अहम केंद्रित होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कोहलबर्ग से क्वेश्चन हर बार आप देखने को मिलता है। मैंने इस जो सीरीज है ये 30 क्वेश्चन की, इसमें हर टॉपिक से इंक्लूड किया है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, ईमान व पदाधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती हैं? तो इसमें जो बात कही गई कोहलबर्ग के बारे में बात हुई है। तो इसमें स्टेज कोहलबर्ग की जो है 3 इन्होंने स्तर दिए हैं, उसके जो चरण दिए हैं वो 6 हैं। तो क्योंकि हर एक स्टेज में उन्होंने 2 स्टेज, मतलब हर एक स्तर में उन्होंने 2 चरण दिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है पहला, उत्तर परंपरागिक स्तर या पूर्व परंपरागिक स्तर या फिर परंपरागिक स्तर या फिर अमूर्त परंपरागिक स्तर, यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या फिर प्री कन्वेंशनल लेवल या फिर कन्वेंशनल लेवल या फिर फॉर्मल कन्वेंशनल लेवल। तो इसमें जो बात कही गई है 6 क्वेश्चन की, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा इसमें सजा, ईमानदारी, तो इसके बारे में सोच रहा है। तो ये स्टेज जो हो जाती है ये 2 स्टेज है कि यानी बच्चा अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसके लिए सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। अगर बच्चे ने अच्छा काम नहीं किया है तो उसके लिए दंडित होगा, यानी वो उसमें जो है दंड, भय, पुरस्कार, यानी गुड गर्ल एंड गुड बॉय वाली स्टेज ये मानी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को डैश डैश में अपने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। तो इसमें जो बात कही गई है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को, ठीक है, डैश डैश ने अपने डैश सिद्धांतों में प्रस्तावित किया है। तो ये किसने किया है? पहला है ऑप्शन लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इनका, या फिर लेव वाइगोत्स्की व्यवहारवादी हैं, या फिर जीन पियाजे जो है आपके व्यवहारवादी हैं, फिर जीन पियाजे जो है आपके सोशल मतलब सोशल जो इनकी थ्योरी दी गई सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, यानी सोशल कल्चर थ्योरी है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट ही सही हो जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, यानी सोशल कल्चर इनकी थ्योरी है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है वो फिट बैठ रहा है। बाकी लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया तो ये व्यवहारवादी नहीं है, जीन पियाजे भी व्यवहारवादी नहीं है, और जीन पियाजे सोशलाइजेशन भी इन्होंने नहीं किया है। तो ये इन्होंने कल्चर यानी समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे, यानी जो लेव वाइगोत्स्की है इन्होंने क्या बताया है बच्चों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो पहला है इसमें, पुनरावर्तन और स्मरण की प्रक्रिया के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं बच्चे, तो ये इन्होंने नहीं कहा। संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरती है, ये भी इन्होंने नहीं कहा। के विकास में बहुत सारी जो है संभावनाएं हैं, जिसमें वे चीजें शामिल हैं जो एक दूसरे को समर्थन करने में सक्षम है। अगला ऑप्शन है जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, तो ये भी आपका कहना गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड सही है, क्योंकि इसमें वाइगोत्स्की ने यही कहा है कि विकास में जो भावनाएं हैं उनमें जो चीजें शामिल हैं वो एक दूसरे के समर्थन से करने में सक्षम है, यानी सहयोग की भावना आएगी, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, एक दूसरे की मदद करके सीखेंगे। तो इसमें जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका, तो है इसमें क्या हो जाएगा, यानी प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है उसमें टीचर की क्या भूमिका है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है पहला ऑप्शन है बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, यानी जो प्रगतिशील शिक्षा है, यानी बच्चे के अनुरूप हमको पढ़ाना है, यानी अगर बच्चे को कहीं समस्या आ रही है, बच्चे को अगर इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है तो उसको इंटरेस्ट उसमें जगाना है टीचर को। ये नहीं कि बच्चे को अगर मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कह देंगे आप पढ़ो ही मत, नहीं, आप कुछ अलग तरीके से पढ़ाइए, कुछ ऐसे तरीके से पढ़ाइए जो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। ठीक है, तो इसमें प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यही है कि बच्चे को आप जैसे बच्चा अगर समझ रहा है आप वैसे उसको पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बारंबार अभ्यास व रट्टाफिकेशन को आपको अहमियत नहीं देनी है। सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो, यानी
सिर्फ परीक्षा करवानी है, तो ये भी प्रगतिशील शिक्षा इस पे भी जोर नहीं देती है। सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा को भी महत्व नहीं देती, तो इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाएं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल हैं। तो यानी खुद को समझने व अपने विचार, जैसे खुद के बारे में बच्चा समझे, या खुद उसके क्या मोटिव है, खुद वो क्या फील कर पा रहा है, ठीक है। तो खुद के बारे में समझना जो होता है वो क्या कहलाता है, वो किस प्रकार की जो है बुद्धि कहलाती है। ये जो है गार्डनर की थ्योरी से है, क्योंकि गार्डनर ने जो है 8 प्रकार की आप में बुद्धि बताई है, और एनसीईआरटी 8 प्रकार की बुद्धि फॉलो भी करता है, यानी 8 प्रकार की जो इंटेलिजेंट है थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर की, उस ये एनसीईआरटी भी फॉलो करती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन बना है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से। तो इसमें बात ये कही गई है कि जो बच्चा खुद के पर्सपेक्टिव को समझ पा रहा है, यानी खुद के क्या मोटिव हैं, खुद वो क्या फील कर पा रहा है, खुद आखिर वो परेशान है तो क्यों है, तो ये जो बुद्धि पाई जाती है उसको क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट, यानी बच्चा जो है वो खुद को समझ पा रहा है। अगर यहीं पे इंटर होता तो इंटर का मतलब है दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना, यानी दूसरा व्यक्ति, अगर सामने वाला व्यक्ति परेशान है तो क्यों परेशान, उसके क्या संवेग, मतलब क्या भावनाएं हैं, क्या संवेग हैं, उसके बारे में अगर आप समझ रहे हो तो दूसरे के पर्सपेक्टिव को अगर समझ रहे हो तो आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट हो। लेकिन अगर आप खुद के बारे में समझ रहे हो तो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंट हो जाओगे। तो इसमें अंतः व्यक्तिक बुद्धि आ जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। लेव वाइगोस्की के अनुसार, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार कौन सा इसमें कथन जो है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, पहला ऑप्शन है भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं, यानी भाषा और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, यानी जो भाषा है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये भी आपको कहना गलत होगा, यानी इंडिपेंडेंट जो है एक दूसरे से स्वतंत्र है। आगे चलते हैं। भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन सही होगा कि जो भाषा है, भाषा उन साझे अनुभवों को मतलब सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, यानी भाषा ही निर्धारित करती है कि हमको कैसे लोगों से बात करनी है। यानी अगर आपने सामने वाले व्यक्ति को आपको बात करनी है तो आप किसी न किसी माध्यम से बात करोगे, तो आपको जो दिमाग होता है वो ये कंट्रोल करता है कि हमको कैसे लोगों से बात करनी, किस भाषा का कहाँ पे प्रयोग करना है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है, तो ये कहना गलत है कि आपका दिमाग विकसित हो गया पर भाषा मतलब आपको जो भाषा है आपका मतलब जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया, तो ये भी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषा जो है यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं और साथ में डेवलप होते हैं। आगे चलते हैं। मतलब जो डेवलपमेंट है आपका, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो, ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे होते हैं सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए अगर आप मेंटली बहुत अच्छे नहीं हो तो आप सोशली बहुत अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। अगर आपको कोई पेन हो रही है, आपको फीवर है, तो आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। हो सकता है अगर आपसे कोई बात करे तो आप उस पर चिल्ला भी दो, गुस्सा भी कर दो। तो मेंटली अगर आप मतलब अगर फिजिकली आप फिट नहीं हो तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकते हो, आप सोशलाइज मतलब सोशल लोगों से भी अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो सारे डेवलपमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो इसमें जो बात कही जा रही है आकलन के बारे में, यानी असेसमेंट के बारे में। तो इसमें पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना, यानी बच्चे को नामांकित कर दोगे कि हाँ ये बच्चे जो हैं ये तेज हैं, ये बच्चे धीमे हैं, ठीक है। अगला है विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रिया को समझाना, बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर पर पता लगाना। तो जो असेसमेंट होता है वो ये तो नहीं करता कि लेवल लगा दो बच्चों को कि हाँ ये बच्चा तेज है। अगर आप ये करेंगे क्लासरूम में तो जो दूसरे बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, थोड़ा सा उनको समझने में दिक्कत होती है तो उनमें हीनता की भावना आएगी और शायद वो और अच्छा कोशिश ना कर पाए सीखने के लिए।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट तो आपका गलत ही हो गया। और जब फर्स्ट आपका गलत हो गया तो जहाँ पे फर्स्ट है उसको आप हटा दीजिए, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आप ऐसे भी ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते, इसमें कम समय में आप क्वेश्चन कर लेंगे। आगे चलते हैं। यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, किसका उदाहरण है? तो ये जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं कि लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती, वीक होती हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, तो ये जो चली आ रही अवधारणाएं बनी हुई हैं सदियों से, इसको क्या कहेंगे? इसको जेंडर रूढ़िवादिता कहेंगे, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप कहेंगे। यानी जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं कि जो लेडीजें हैं, लड़कियां हैं, वो घर का काम करेंगी, खाना बनाएंगी, जेंट्स बाहर का काम करेंगे, तो ये सदियों से चली आ रही परंपराएं ही हैं जिनको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत परिवर्तन आया है, पर 100% परिवर्तन आज भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी ये चल रही हैं। आगे चलते हैं 14 पे। आकलन किस प्रकार का होना चाहिए, यानी जो असेसमेंट है वो कैसा होना चाहिए? केवल मात्रात्मक, यानी सिर्फ आप मात्रात्मक हो, व्यापक हो, या फिर मानकीकृत हो, या फिर केवल योगात्मक हो? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी व्यापक होना चाहिए आकलन, यानी हर पर्सपेक्टिव का आकलन हो। ये नहीं है कि लिमिटेड है, सिर्फ बच्चे को मतलब नंबर दे दिए या फिर ग्रेड दे दिया बस हो गया आकलन, ऐसा नहीं करना है। जो आकलन है वो व्यापक होना चाहिए, यानी हर पक्ष को जांचे। आखिर बच्चे को कहीं पे दिक्कत आई है तो क्यों आई है, आखिर कैसे किया जाए जो बच्चे को दिक्कत ना हो लर्निंग के दौरान, किस टॉपिक में बच्चे को कहाँ पे समस्या आ रही, तो हर जो प्रकार का आकलन होता है वो व्यापक आकलन के अंतर्गत आ जाता है। ये बेस्ट तरीका माना जाता है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जो 15 है, बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, यानी जो बच्चे हैं उनका असेसमेंट क्यों करना चाहिए, आखिर क्या उसका रीजन है? तो पहला ऑप्शन जो है इसमें बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, यानी क्लासरूम में आप असेसमेंट इसलिए करते हैं कि तुलना की जा सके एक दूसरे से, तो तुलना आपको नहीं करनी। अगर आपको लगता भी है कि हाँ एक बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, दूसरा बच्चा इतना अच्छा पढ़ने में नहीं है, तो आप अपने मन में रखिए। आप बच्चों को मतलब बच्चे के सामने आप ये मत कहिए कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में, ये बच्चा वीक है। ऐसा अगर आप कहेंगे टीचर के रूप में तो बच्चे में हीनता की भावना आएगी और वो अच्छा नहीं पढ़ पाएगा, यानी आगे वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना, बच्चे में तुलना की भावना पैदा नहीं करनी है, ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे में प्रतिस्पर्धा, यानी बच्चे को प्रतिस्पर्धा नहीं करना, यानी उनको ये नहीं रेस में नहीं दौड़ाना है कि सिर्फ प्रतिस्पर्धा ही करनी, बच्चे को समझा के पढ़ाना है, रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, बच्चा समझे। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन जो है आपका थर्ड, अगला जो ऑप्शन है आपका, धीमी गति से सीखने वालों की पहचान और नामकरण करना, यानी नामनीकरण करना, यानी जो बच्चे धीमे पढ़ते हैं, बच्चों को थोड़ा पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो आप उनका नामनीकरण कर दोगे कि हाँ ये बच्चे जो हैं ये स्लो पढ़ते हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना। यानी अगर किसी बच्चे को पढ़ने में या समझने में दिक्कत आ रही है थोड़ा सा, तो आप उसको थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा उसको अच्छे से समझा दीजिए, पर ये नहीं आपको करना है कि हाँ ये बच्चा वीक है पढ़ने में, ये इसको थोड़ा धीमे समझ में आता है, ऐसा आपको नहीं करना है। यानी लेबल नहीं लगाना है बच्चों पे कि हाँ ये बच्चा ऐसा है या बच्चा ऐसा है। ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए इसमें आपका 4 ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, यानी जो क्लासरूम में टीचिंग चल रही है उसमें मेथड में अगर कोई चेंज करना है या सुधार लाना है या कैसे क्या करना है, तो ये जो प्रक्रिया हो रही होती है उसमें सुधार के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 16 पे। समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो किस पर बल देती है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सभी को इंक्लूड करती है, यानी हर प्रकार का बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन में सम्मिलित है, यानी हर प्रकार के बच्चे को हमको एक साथ लेके चलना है। जैसे हमारी जो मतलब नर्चर है वो सभी को एक साथ लेके चलती है, तो वैसे ही हमको समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ इंक्लूड करना है। अगर कोई बच्चा देखने में उसको चलने में समस्या है, सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में समस्या है, तो आप उसको, अगर कोई बच्चा है जो उसको पढ़ने में थोड़ा लेट में समझ में आ रहा है, समझने में उसको दिक्कत हो रही है, तो हर प्रकार के बच्चे को आपको एक साथ ले चलना है। अगर कोई बच्चा वीक है तो उसको थोड़ा सा टाइम आप ज़्यादा देकर भी एक साथ ले सकते हैं। ये नहीं कि जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने में हैं उन्हीं को आप पढ़ा रहे हो, जो बच्चे वीक हैं उनको आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है टीचर के रूप में।
अगर बच्चा कोई मान लीजिए देखने में समस्या है तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि आप चश्मा लगा के आइए तभी एडमिशन होगा, नहीं। अगर बच्चे को दिक्कत है तो आप एडमिशन लीजिए, उस हिसाब से उसको टीचिंग करवाइए, मतलब उसको पढ़ाइए। अगर देखने में समस्या है तो उसको आप आगे बैठा दीजिए ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट पे, अच्छे से बड़ा बड़ा लिख दीजिए जो बच्चे को देखने में समस्या ना हो। तो आपको मेथड में अपने परिवर्तन लाना है, बच्चे में परिवर्तन नहीं लाना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, सीखने में कमियों के रूप में देखने पर, यानी सीखने में जो कमियां आ रही हैं उस पर समावेशी शिक्षा बल देती है, तो ये आप नहीं कहेंगे, ऐसा ये नहीं करती है। शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन यानी आकलन करती है, तो आकलन समावेशी शिक्षा नहीं करती है। प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मापदंड निर्धारित करने पर, तो ये भी ये नहीं करती है। इसमें जो है आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, यानी हर बच्चा एक साथ पढ़े, एक साथ प्रगति करे, सबका विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए फिट बैठता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हर बच्चे को हमको एक साथ लेके चलना है। आदर्शन एवं रीजन का क्वेश्चन जो आ गया, इसको देख लेते हैं। जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं, तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। आगे जो चलते हैं, जो इसका रीजन दिया गया है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। तो इसका जो तर्क दिया गया है एंड जो इसका रीजन दिया गया है, क्या ये सही है, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है? तो इसमें जो बात कही जा रही है कि जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की जो क्षमता है और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं, तो उनके प्रदर्शन में जो है सुधार की संभावना है। तो बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए अगर आपको पता है कि जो बच्चा आया हुआ ये वंचित पृष्ठभूमि से है, यानी उसकी जो आर्थिक स्थिति रही या फिर जो भी उसकी पृष्ठभूमि रही है, जो भी उसका कल्चर रहा है, यानी जो भी उसका इन्वायरमेंट रहा है, वो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे। तो ऐसे बच्चों को जो आप कक्षा में इंक्लूड करोगे, उसको सम्मिलित करोगे, हर टॉपिक में उससे पूछोगे, अगर कोई एक्टिविटी करा रहे हो तो उसको भी उसमें शामिल कर रहे हो, तो जब बच्चे में अपनत्व की भावना आएगी तो और अच्छा पढ़ने में हो जाएगा, यानी वो अपनी जो पढ़ाई है वो और अच्छी करेगा, वो और मेहनत करेगा और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो ये जो आदर्शन है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग तर्क देख लेते हैं। बच्चों को उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। बिल्कुल तर्क भी सही है, क्योंकि बच्चे की टीचर की क्या थिंकिंग है बच्चे के प्रति, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है बच्चे के डेवलपमेंट पे। यानी अगर टीचर कह रहा है बराबर कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो बच्चा अगर कुछ करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बच्चे टीचर की जो थिंकिंग होती है बच्चे के प्रति, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है बच्चे को। अगर बच्चा बहुत अच्छा नहीं है, टीचर को भी पता है बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छी प्रगति नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर टीचर उसको पुश कर रहा है, शाबाशी दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो जो बच्चा है वो और कोशिश करेगा बेहतर करने की, और धीरे धीरे करके वो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये जो आदर्शन है, रीजन दोनों सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सही व्याख्या कर रहा है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डैश के सामग्री की प्रस्तुति डैश को सुगम बनाती है। तो इसमें जो बात कही गई है, पहला है कई तरीके सभी बच्चों के अधिगम, कई तरीके केवल विशेष बच्चों के अधिगम, एक समान तरीके सभी बच्चों के अधिगम, या फिर एक समान तरीके केवल विशेष बच्चों के अधिगम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बात कही गई कई तरीके से सामग्री की प्रस्तुति सभी बच्चों के अधिगम को सुगम बनाती है। यानी अगर टीचिंग मेथड में आप तरह तरह के मल्टीपल वे, यानी कई प्रकार के आप मेथड प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को सुन के समझ में नहीं आ रहा, तो आप श्यामपट्ट का या ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, कोई टीएलएम वगैरह दिखा रहे हैं, तो उसके माध्यम से बच्चा सीख रहा है। यानी अगर आप बच्चे को टीचिंग के दौरान, पढ़ाई के दौरान उसको बोरिंग लग रहा है कोई सब्जेक्ट, तो आप उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कोई ग्रुप प्ले ग्रुप करा देंगे, क्लास में डिस्कशन शुरू कर देंगे,
कोई एक्टिविटी करवा देंगे तो टीचिंग के जो मेथड होते हैं वो आप कई वे में प्रयोग कर सकते हैं और उसी से जो टीचिंग है यानी जो लर्निंग है वो और अच्छी होगी। तो लर्निंग के दौरान हमको कई मेथड जो है मल्टीपल वे हम प्रयोग कर सकते हैं और वो जो है लर्निंग को सुगम भी बनाएगी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 90 पे। 19 जो है, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है। तो इसमें पहला है, बच्चों के बीच बार बार विराम के लिए समय। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है तो उसको आप टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के लिए देंगे, सही है। परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार, तो ये भी मतलब अगर आप उसमें मतलब किसी बच्चे में मतलब डिसेबिलिटी है तो आप टेस्टिंग के दौरान या कोई एग्जाम के दौरान आप उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे। तो ये हर एग्जाम में रूल फॉलो करता है, यानी जो आपने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो इसमें भी पूछता है कि कोई किसी प्रकार की आपको डिसेबिलिटी तो नहीं है। वो इसलिए पूछा जाता है कि आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम मिले। तो ये भी बात आपकी सही है। आगे देखते हैं, अगला जो है इसमें ऑप्शन, न्यूनतम विकरणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करना, तो ये भी सही है। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी आपको मानकीकृत यानी एक प्रकार का जो है मूल्यांकन वो नहीं करना है। ये नहीं कि सभी को एक ही डंडे से आप हाँक रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे के अनुसार आपको मूल्यांकन करना है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को समस्या आ रही तो आपको उस हिसाब से बच्चे को डील करना है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो मूल्यांकन होता है उसमें ये नहीं है कि उसमें लचीलापन नहीं आएगा, लचीलापन होना चाहिए मूल्यांकन के दौरान, ठीक है। आगे चलते हैं, धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधित्व अभिज्ञेय विशेषताएं हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, रचनात्मक शिक्षार्थी, अभिसारी विचारक, विचारक, विवेक में अनम्यता या फिर स्वालीनता। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी रचनात्मकता मतलब रचनात्मक शिक्षार्थी। यानी क्रिएटिव जो है बच्चे में होगा तभी वो लचीलापन होगा, धारा प्रवाहिता होगी, मौलिकता होगी। निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं जो है, ये सब जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो रचनात्मक शिक्षक में पाई जाती है, यानी रचनात्मक विद्यार्थी में ये गुण होते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी हर चीज वो नए तरीके से करने की कोशिश करेगा, वो बोरियत महसूस नहीं करेगा, उसको बोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगी, वो इंटरेस्टिंग वे में कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे जो गुण पाए जाएंगे वो रचनात्मक मतलब शिक्षार्थी में या विद्यार्थी में पाए जाएंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 पे, शिक्षकों को डैश डैश पाठ्यचर्या और डैश डैश मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें पहला है, खंडित मानकीकृत, गैर संदर्भित, योगात्मक, लचीला, रचनात्मक या फिर एक समान मानक। तो इसमें आपका 21 जो है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लचीलापन हो और रचनात्मक हो। यानी शिक्षकों को लचीलापन पाठ्यक्रम और रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। यानी जो शिक्षक होते हैं पाठ्यक्रम के दौरान, यानी जो टीचिंग वो कर रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें लचीलापन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अगर कोई एक टॉपिक उठाया तो सिर्फ एक ही बार हमको पढ़ा देना है। आप मतलब आए क्लासरूम में, कोई एक टॉपिक उठाए, लेक्चर दे के चले गए, ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि बच्चे को हमको कैसे पढ़ाना है। अगर बच्चे को समस्या आ रही तो हमको धीरे धीरे पढ़ाना है। अगर बच्चा थोड़ा समझने में उसको क्षमता कम है, उसकी थोड़ा वो लेट से समझ पा रहा है, तो आप उस हिसाब से पढ़ाएंगे, अपने टीचिंग मेथड में थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे। तो ये जब करेंगे आप, लचीलापन होगा और साथ में जो मूल्यांकन हो रहा तो उसमें रचनात्मक होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि मूल्यांकन जो आप कर रहे हैं सिर्फ एक ही वे में करवा रहे हैं। अगर रचनात्मक जो मतलब मूल्यांकन आपको करना है तो आप प्ले ग्रुप के दौरान भी करवा सकते हैं, आप कोई टेस्ट ले सकते हैं, डिस्कशन करवा सकते हैं। तो इसके दौरान भी आप पता लगा सकते हैं कि जो मतलब लर्निंग हो रही है वो कैसी हो रही है, इसमें प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 पे चलते हैं हम लोग, एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए। यानी एक शिक्षक है तो छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाना चाह रहा है तो किस प्रकार बनाएगा, भय उत्पन्न करके। यानी बच्चे में अगर आप भय उत्पन्न कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें आ जाएगी, नहीं आएगी। तो 22 का जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया।
तनाव और तनाव को प्रेरित करके। तो तनाव अगर आप बच्चे में डाल रहे हैं कि बच्चा डिप्रेस्ड होता चला जाएगा, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निष्क्रिय संस्मरण रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो निष्क्रिय जो मतलब पैसिव मेमोरी है, तो उससे भी बच्चा कैसे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर जो उसने सीखा है उसका कभी उसने प्रयोग ही नहीं किया, तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर पाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो आपका ऑप्शन है 4 ऑप्शन है समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके। यानी उसी जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसी तरीके की दूसरी प्रॉब्लम दे करके बच्चे को उसको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे हमको सॉल्व करना है। तो जब आप ऐसे बच्चे की मदद करेंगे तो वो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए समान तरीके की सोच देंगे, मतलब सोचने के लिए कहेंगे कि इस प्रॉब्लम को आप ऐसे सॉल्व करिए, आप उसको प्रोत्साहित करेंगे। अब चलते हैं हम लोग 23 पे। मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। तो यानी मध्य विद्यालय जो है, इसमें छात्रों के ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। तो 23 जो है इसमें सक्रिय अन्वेषण यानी खोज करता हो, एक्टिव हो, वो नई नई चीजों को खोज कर रहा हो। कोई अगर वस्तु देख रहा तो उसके बारे में सोचेगा कि हाँ ये है तो ऐसी क्यों है। तर्क वितर्क करना। सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरेक्शन यानी लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना। प्रयोग यानी बच्चा प्रयोग भी करेगा। व्यवहार का अनुबंधन यानी जो उसका बिहेवियर है वो कैसा है लोगों के प्रति। तो 23 का जो है इसमें आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि आपका जो 4 ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सक्रिय अन्वेषण यानी बच्चा खोज कर रहा है, ये इसमें बच्चा एक्टिव है। सामाजिक संपर्क लोगों से इंटरेक्ट हो रहा, बातचीत कर रहा है, इसमें भी बच्चा एक्टिव है। प्रयोग कर रहा है तो प्रयोगशाला में अगर प्रयोग कर रहा है तब भी वो एक्टिव है। लेकिन व्यवहार में अगर वो अपने अनुबंधन ला रहा है, लोगों से कम बातचीत कर रहा है, कम इंटरेक्ट हो पा रहा है, तो इसमें आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 1st, 2nd एंड 3rd ऑप्शन जो है ये सही है। आगे चलते हैं 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी। तो इसमें जो बात कही गई है, छात्रों की जो अवधारणात्मक समझ है उसको बढ़ावा नहीं देगी। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में नहीं लिखा हुआ है। पेडागोजी में क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। ये मत समझिएगा कि आधा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, पॉजिटिव जा रहा है तो हम पॉजिटिव आंसर देके क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िएगा, लास्ट में नहीं लिखा होगा, सारा क्वेश्चन पलट जाएगा, आंसर भी तुरंत चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। तो इसमें जो बात कही गई है 24, छात्रों को बैंक बोर्ड से ज्यों का त्यों उतार कर कॉपी करने के लिए कहना, यानी ब्लैक बोर्ड होगा। तो ब्लैक बोर्ड से अगर छात्र आप कह रहे हैं छात्रों से आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, वो कह रहे हैं आप टू द ऐसे ही अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, तो इसमें अवधारणात्मक क्षमता तो कहीं भी डेवलप नहीं हो रही है। यानी बच्चा सिर्फ रट रहा है, सिर्फ कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं की बात कही गई। यानी टीचिंग के दौरान ऐसी कौन सी रणनीति आप अपना रहे हैं जिसमें बच्चे की अवधारणात्मक क्षमता जो है वो विकसित ना हो पाए। तो अगर बच्चा नकल कर रहा है ब्लैक बोर्ड से सेम सेम ऐसे उतार रहा है अपनी कॉपी पे, तो उसका जो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। ना तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा, ना तो तर्क वितर्क कर पाएगा, ठीक है, ना तो उसमें समझने की क्षमता विकसित होगी। तो इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। विद्यार्थियों से किसी सहकर्मी को अवधारणात्मक समझाने के लिए कहेंगे, यानी विद्यार्थी किसी टॉपिक को समझाने के लिए कहेंगे तो उसमें बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी उसका दिमाग विकसित हो रहा है, वो अपने दिमाग का प्रयोग करेगा तभी जाके समझा पाएगा। विद्यार्थियों से उदाहरण और गैर उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहेंगे, यानी जो एग्जाम्पल होते हैं, नॉन एग्जाम्पल होते हैं, बच्चे उसके बारे में तर्क वितर्क करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तो इसमें भी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। छात्रों को पिछली अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने के लिए कहेंगे, तो इसमें भी बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो सीधे कॉपी कर रहा है, यानी ब्लैक बोर्ड से सीधे नोट कर रहा है अपनी कॉपी पे। आगे चलते हैं 25 पे। मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के वैकल्पिक भ्रांतियां जो हैं कैसे निपटाना चाहिए, यानी जो बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं बनी हुई हैं उसको हमको कैसे निपटाना है। तो 25 जो है इसमें
आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्हें अनदेखा कर देंगे या फिर उन्हें सजा देंगे, उन्हें इनाम देंगे या फिर उनको संबोधित करेंगे। मान लीजिए जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, और वैकल्पिक अवधारणाएं क्या हुई, जैसे कि मान लीजिए बच्चा ट्रेन में जा रहा है तो उसको ये फील होगा कि ट्रेन जो है ट्रेन के साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं, तो ये वैकल्पिक अवधारणा हो गई। बच्चे ने तालाब में पानी देख लिया भरा हुआ बहुत टाइम का, तो वो ग्रीन कलर का दिखा, लेकिन आपने कहा था जो पानी वो नीले रंग का होता है, लेकिन बच्चे ने कहा पानी तो ग्रीन कलर का था, मैंने देखा था तालाब में। तो जो वैकल्पिक अवधारणाएं बनी हुई, जैसे कि बच्चा चल रहा है उसके साथ ये फील होगा कि सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है, तो ये जो अवधारणाएं बनी हुई है इसको कहते हैं वैकल्पिक अवधारणाएं। तो अगर बच्चा आपसे इस बारे में बात कर रहा है तो आप उसकी अनदेखी नहीं करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसको सजा भी नहीं देंगे, उसको पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, उसको इनाम भी नहीं देंगे, क्योंकि ये इनाम देने की, रिवॉर्ड देने की कोई बात नहीं हो रही है। उसको संबोधित करेंगे, यानी कि जो उसकी भ्रांतियां बनी हुई हैं उसके बारे में आप बात करेंगे, क्लासरूम में डिस्कशन करेंगे, बच्चे को समझाएंगे, उस पर बच्चे की राय लेंगे, तो जाके बच्चे की जो वैकल्पिक भ्रांतियां बनी हुई हैं वो दूर होंगी। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगर बच्चे को लग रहा है कि पानी तालाब का जो है वो मतलब ग्रीन कलर का पानी होता है, तो आप बच्चे को ये समझाएंगे कि आखिर तालाब में पानी है तो ग्रीन कलर का क्यों हुआ, ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के साथ पेड़ चल रहे हैं तो आखिर ऐसा क्यों उसको फील हो रहा है। तो इस पे बातचीत करेंगे क्लास में, सब बच्चे अपनी अपनी राय देंगे, बच्चा समझेगा, बच्चे को खुद भी समझ में आएगा। उसको इग्नोर नहीं करना है, ना ही सजा देनी है आपको, ना ही उसके लिए कोई इनाम वगैरह देना है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी वैकल्पिक अवधारणाएं जो बनी हुई हैं ये पॉजिटिव में रहती हैं, एटलीस्ट बच्चे के दिमाग में कुछ थिंकिंग आई, यानी बच्चा जो है समझने की कोशिश कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, तभी जाके वो अवधारणाएं कुछ बना पा रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई टॉपिक है और अगर बच्चा उससे रिलेट क्वेश्चन कोई पूछ पा रहा है, तो यानी कि जो आपने पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आया है, तभी जाके वो उससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ पा रहा है। तो उसको हतोत्साहित नहीं करना है, उसको मतलब उसके जो क्वेश्चन है, उसके जो डाउट है, उसको आपको क्लियर करना है टीचर के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं 26 पे। संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने को हतोत्साहित करना चाहिए, की अवहेलना करनी चाहिए, को दंडित करना चाहिए, को सुसाधित करना चाहिए। यानी संवाद और चर्चा के दौरान जो बच्चे सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाते हैं, यानी जो डिस्कशन हो रहा होता है क्लासरूम में, जो डिस्कशन हो रहा होता है क्लासरूम में, तो बच्चे उसमें जो अपना अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये गेस करते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, कोई क्लासरूम में एक टॉपिक पढ़ाया और आपने आधा उसको पढ़ाया, फिर एंड में बोला, लास्ट में सभी बच्चों से बोला, लास्ट में एंड में बोला कि ये जो कहानी थी इसको एंड करो, यानी लास्ट में इसका क्या रहा होगा सारांश, यानी लास्ट में एक जो कहानी है वो कैसे खत्म हुई होगी। तो हर बच्चा अपनी अपनी राय देगा। जैसे कि मूवी आपने कोई देख ली, आपने आधी मूवी देखी, लास्ट तक मूवी आपने नहीं देखी, तो अब आप दिमाग में चलाए आपके चलेगा कि लास्ट में ये हुआ होगा, ऐसे एंड हो गई होगी। यानी हर बच्चा, हर व्यक्ति अपनी अपनी थिंकिंग उसमें देगा कि हाँ लास्ट में ये मूवी में ये ऐसे हुआ होगा तो ये मूवी ऐसे एंड हो गई होगी। दूसरा व्यक्ति कहेगा ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा तो ये मूवी ऐसे मतलब एंड हो गई होगी। तो ये जो जो कहानी अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद बच्चों से कहेंगे इसका लास्ट में जो है समापन कीजिए यानी एंड कीजिए, तो हर बच्चे की उसमें थिंकिंग अलग अलग होगी। कोई बच्चा किस प्रकार से बताएगा, कोई बच्चा दूसरे प्रकार से बताएगा। तो हर बच्चे की उसमें लास्ट में जो थिंकिंग होगी वो अलग अलग होगी, यानी जो उस पर अपना अभिव्यक्त करेंगे, अपना जो राय देंगे वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसको हमको हतोत्साहित नहीं करना है। इससे ये होगा कि हर बच्चे की थिंकिंग के बारे में आपको पता चलेगा। जो निगेटिव में जा रहा है तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस बच्चे में निगेटिविटी ज़्यादा भरी हुई है, कैसा बच्चा सोच पा रहा है, उसकी समझने की क्षमता क्या है, तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो 26 जो है इसमें आपको 4 ऑप्शन से हो जाएगा। को हमको सुसाधित करना है, हतोत्साहित नहीं करना, अवहेलना भी नहीं करना, उसको दंड भी नहीं देना है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है, यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको कैसे हम सुगम बना सकते हैं। प्रतिक्रियात्मक साधिरता को बढ़ावा देकर, अभिसरण सोच को बढ़ावा दे करके, यानी कॉग्निट कन्वर्जन जो थिंकिंग होती है, कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा दे करके, सहज अनुमान को बढ़ावा दे करके। तो इसमें जो बात कही जा रही समस्या समाधान की प्रक्रिया को सॉल्व करना है। तो 27 जो है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, सहज अनुमान को बढ़ावा दे करके। ठीक है, यानी उससे रिलेट जो है
प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है बच्चे को, उससे रिलेट करके आप उसका अनुमान मतलब लगाने को कहेंगे, तो उसको जब आप बढ़ावा देंगे तो बच्चे का जो है समस्या सॉल्व करने की जो क्षमता है, जो प्रक्रिया कर रहा है उसके दौरान, उसमें उसको मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं पे आपका जो कन्वर्जन थिंकिंग होता है, कन्वर्जन थिंकिंग का मतलब ही होता है कि मतलब सिकुड़ जाना, यानी कि जो ऑप्शनली होते हैं क्वेश्चन, सिर्फ यही इसका आंसर होगा। मतलब मान लीजिए अगर आपसे 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें बच्चे अपना थिंकिंग, अपना ये रीजनिंग वगैरह नहीं लगाते हैं, अपना दिमाग इसमें प्रयोग नहीं करते। मतलब जो इसका आंसर एक है तो है, अगर बच्चे को पता है तो वो बता देगा, नहीं पता है तो नहीं बता पाएगा। इसमें बच्चा अपना जो क्रिएटिविटी है वो नहीं लगाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 पे। मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को हमको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि विजेता और हारे हुए बच्चों को नामीकरण करने उसे रचनात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी उसको हतोत्साहित करेंगे। यानी जो क्लासरूम में वो प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो 28 जो है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? नजरअंदाज क्या करना चाहिए और छात्रों को यह तय करने के लिए छोड़ देना चाहिए कि क्या वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों के लिए, मतलब ये आपका ऑप्शन ही पूरा कंप्लीट नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें आपका जो ऑप्शन है 4 सही हो जाएगा। हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के तनाव और चिंता को बढ़ाता है, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास में बाधा आती है, जो यानी प्रतिस्पर्धा है। तो हमको प्रतिस्पर्धा जो है क्लासरूम में, उसको हमको हतोत्साहित करना है। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनमें तनाव और चिंता आएगी। यानी अगर मान लीजिए आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, सब एक भीड़ में लगे हुए हैं कि हाँ एक दूसरे से कंपटीशन है, सिर्फ कंपटीशन करना है, तो जो बच्चे थोड़ा वीक हैं, जिन बच्चों के पास ज़्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनमें तनाव और चिंता आ जाएगी। ठीक है, तो उनका जो संज्ञान है, जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो उनका ग्रोथ है, कॉग्निटिव ग्रोथ है, वो अच्छा नहीं होगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा को हमको क्लासरूम में हतोत्साहित करना है। आगे चलते हैं। जब बच्चे डर डर की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो बच्चे क्या अनुभव करेंगे? जो सीखने की जो सकारात्मक जो प्रभाव पड़े उन पे, शर्म, भय, खुशी और अपमान। तो 29 जो है इसमें आपका 3rd सही हो जाएगा। यानी जब बच्चा खुशी महसूस कर रहा है, जब वो खुश है, तो जो सीखने की जो उसमें भावनाएं हैं, जो अनुभव है, तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगी जब बच्चा खुश होगा। ठीक है, तो इसमें आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा फिट हैं, अच्छे हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, तो अगर आप उस दिन कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए मेंटली डिस्टर्ब हैं, आपका सर दर्द हो रहा है, कोई पेन हो रही है आपको, आप मतलब कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप टेंशनाइड हैं या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उस दिन या उस टाइम आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो जो आप खुश होते हैं या फिर आप हैप्पी होते हैं, आपका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो रहा होता है, तो इसमें आपका जो ग्रोथ है, यानी जो सीखने का प्रति अनुभव है, वो विकसित होगा और उसको प्रभावित भी करेगा, यानी उस पर उसका प्रभाव भी पड़ेगा। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने की मदद मिले। यानी इसमें बात ये की जा रही है कि जो छात्र हैं, अगर वो सफल हुए या विफल हुए, यानी अगर वो कुछ करना चाहते थे, उसमें अगर उन्होंने अच्छा कर लिया तो अच्छी बात, अगर नहीं भी कर पाए हैं, तो उनको हमको आंतरिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती रही है, तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। तो बच्चे को हमको उसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो बच्चे हैं उनमें प्रोत्साहन की भावना आएगी। ठीक है, वो खुद पर वो रचनात्मक रूप से काम कर पाएंगे, यानी और अच्छे से क्रिएटिविटी करेंगे, कुछ नया डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तर्क जो दिया गया है, सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करने, अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि यानी सफलता और असफलता जो होती है वो आंतरिक गुण है। यानी अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, तो आप उसमें अच्छा करेंगे। तो ये भी इसका तर्क भी सही है, रीजन भी सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो 1st ऑप्शन सही हो जाएगा
कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि 30 ऑफ कितने आपके सही हुए हैं। ये डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। इसमें हम लोग वाइगोस्की की भी थ्योरी बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि सीडीपी आपकी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट ही होने वाली है। कुछ ऐसे टॉपिक बचे हुए हैं जो हम एक ही साथ इंक्लूड कर लेंगे। हर टॉपिक वो प्रॉपर तरीके से आपको क्लास मिल जाएगी। और ये साथ में हम लोग मॉक टेस्ट यानी कि मान लीजिए कोई सीरीज ये सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हर टॉपिक से इसमें जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड है। आप एक मॉक टेस्ट की तरह इसको ले सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि आपके हर टॉपिक कैसे कंप्लीट हो पा रहे हैं, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं सीडीपी में। क्योंकि सीडीपी जो है अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो इसमें 30 ऑफ 30 आप ला सकते हैं। बहुत से लर्नर के 30 ऑफ 30 आए हुए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने आपका स्कोर रहा। एंड क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। एंड कमेंट में अपने जो स्कोर रहा है वो भी बताइएगा। आपको जो 5 बजे क्लास मिलती है वो सोशल साइंस की होती है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें क्लास 8 की हिस्ट्री चल रही है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।